Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College and I am here to help you in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं उनको हम बता देते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी अभी अपने क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कंप्लीट किया है। डिटेल में अच्छे से हमने पढ़ा है। मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, और साथ में हमने बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज भी किया है। ठीक है, विजुलाइजेशन के थ्रू हम समझते हैं अपने चैप्टर को। और फिर हम क्या करते हैं, हम जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, ये जो होगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये थर्ड सेशन होने वाला है। मैं बता देती हूँ, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। हम लोग अपने जो ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, इसको आप वन शॉट रिवीजन भी बोल सकते हो। हम क्या करते हैं भाई, अपने पूरे चैप्टर को भी रिवाइज़ करते हैं और साथ ही में क्वेश्चन भी करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे होता है, तो देखो यार, हम क्या करते हैं, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है। फिर मैं उस टॉपिक को पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक ऐसे नहीं कि हम जस्ट हवा में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर हम दोबारा से उस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। इससे क्या होता है यार, सबसे पहले तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। ठीक है, डिटेल में ही रिवाइज़ करते हैं हम अच्छे से। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह के थ्रू भी, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी, और साथ ही में ना आपको तभी के तभी पता लग जाता है कि भाई इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका मतलब लाइक आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी आपका उसी टाइम पे हो जाता है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस है, ये मैं आपके लिए लाइक बहुत रिसर्च करके ये वाली बुक से मैं करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यार, जो बच्चे CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और जो नीट के लिए कर रहे हैं वो भी, क्योंकि NCERT भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ NCERT बेस्ड, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे NCERT के पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बस ये ही बताना था। ये जो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं। तो देखो यार, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमारे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं या जो पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज़ आप इस चैप्टर के अगर आप डिटेल लेक्चर्स नहीं देख सकते अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन वाली सीरीज़ करवाई है ना इस चैप्टर की, इसके 2 पार्ट्स और हैं पहले, तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि उन 2 वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपको दोबारा से पढ़ाए हैं अच्छे से डिटेल में। तो आप प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को ब्लेम करोगे कि आपने तो आता सारे कंसेप्ट कवर करवाते हो, इस वीडियो में कहाँ कराए हैं। तो ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं क्वेश्चन वाली सीरीज़ में ही कराती हूँ। अब हर वीडियो में नहीं करा पाऊँगी ना, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। तो बस यार, अब हो गया, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो यार, हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, dimension of which of the following remains unaffected when skeletal muscle fiber are in maximally contracted state। तो यार, आपको देख के पता लग रहा होगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन से पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि अब इस चैप्टर में कुछ ही ऐसे टॉपिक्स बचे हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप गेस कर लिया होगा आपने। अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिवाइज करेंगे एंड देन ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो यार देखो, मैंने क्यों बोला कि आप पहले वाली वीडियो देख के आना, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें हमने क्या किया था, लास्ट में हमने अपने जो हमारे पास में प्रोटीन्स थे उनके बारे में पढ़ा था। यार बेसिकली होता क्या है, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है ना, तो हमारे पास में कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि 2 होते हैं अपने पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, अभी मैं समझाऊंगी, ये मैं सोचो ऐसे ही बता दूंगी। देखो यार, मैंने बताया था 2 अपने पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। देखो, अभी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ना कि थ्योरी लिखवाने पे। क्योंकि मेरे को अगर आपको नोट्स लिखनी है ना, तो वो मेरे पास में बने हुए हैं, वो शेयर कर दूँगी, आप बोल देना एक बार कमेंट में, उसमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ है सब कुछ। अभी जब मैं समझाती हूँ तो जस्ट मेरा फोकस रहता है कि कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो हमने कहा था भाई देखो, हमारे पास में ना 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करते हैं। यार, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो प्रोटीन खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
जो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई शैतानी करते हो तो आपको जो बड़े बहन या फिर मतलब लाइक सिबलिंग जो होते हैं आपके, वो आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, शैतानी आप कर रहे हो लेकिन वो आपको बचा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो मसल हो रहा है, लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारे पास में ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अपने पास में दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, डिटेल स्ट्रक्चर। उसके बाद में मैंने कहा था भाई देखो, अब आपके भाई बहन तो हो गए थे कॉन्ट्रैक्टाइल वाले प्रोटीन, मतलब जो आपको शैतानी करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे हमारे पास में हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें रेगुलेट करते रहते हैं ना कि कहीं ये ज़्यादा शैतानी तो नहीं कर रहे, या फिर वो देखते हैं हाँ भाई चलो अभी तुमने होमवर्क वगैरह कर लिया, अब तुम थोड़ी मस्ती कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इनके बारे में ना हमने डिटेल में बात कर ली थी, तो अब हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आप प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लो यार, आपको इस वीडियो में भी समझना था उसमें समझ लो, है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है भाई एक्चुअली हमने ये तो देख लिया भाई शैतानी करने के लिए कौन किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कौन हेल्प कर रहा है, कौन रोक रहा है, लेकिन अब हमें देखना है भाई होता कैसे है वो सब, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब ना हमें पहले एक चीज़ को समझना है, ठीक है। हमने यार अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें अपनी डिस्कस कर ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी। अब तो बस इस चैप्टर का एंड ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने ना सार्कोमेर का स्ट्रक्चर देखना है। अब देखो आप कहोगे सार्कोमेर क्या होता है, देखिए हमने एक्टिन के बारे में पढ़ लिया, मायोसिन के बारे में पढ़ लिया, ये सारी बातें हमने कर ली। अब कुछ भी हार्ड नहीं रह गया, बस सिंपल सी चीज़ें समझनी है, बस थोड़ा सा फोकस रखना। देखो यार हम कहते हैं अब ना हमें पढ़ना है सार्कोमेर के बारे में। देखो होता क्या है, हमने पढ़ा था कि जो अपने पास में एक्टिन होता था, एक्टिन अपना थिन फिलामेंट होता था, वहीं पे मायोसिन अपना मोटा फिलामेंट होता था। तो अभी मैं रेड कलर से बना रही हूँ अपने पास में एक्टिन, ठीक है। ये अपने पास में एक्टिन, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, 1 सेकेंड। ये देखो अभी जैसे मैं समझा रही हूँ ना वैसे समझते जाओ, बहुत इजी लगेगा। देखो हमने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में एक्टिन होता है ना, तो ये मैंने रेड कलर से एक्टिन बनाए हैं, दोनों साइड पे अपने एक्टिन है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो ये जो एक्टिन होते हैं ना, इनको बीच में से एक लाइन काटती है, ये जो एक्टिन है ना इनको बीच में से एक लाइन काटती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक्टिन को बीच में से एक लाइन काटती है और उस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये भी लिख देती हूँ एक्टिन। यार मैं अगर एक साइड लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एक्टिन, मेरे को यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो यार हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखो रेड कलर से जो बनाए हैं वो है अपने पास में एक्टिन, और एक्टिन को बीच में से काट रही है जेड लाइन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हम कह रहे हैं एक्टिन तो बन गए, भाई मायोसिन भी तो होगा ना यहाँ पे। तो हमें पता है मायोसिन कैसा होता है, मोटा, मायोसिन मोटू है, ठीक है। तो हमने ये बीच में अपने मोटे मोटे फिलामेंट्स बना लिए। अभी मैं क्या ना कि सबका साइज़ अलग है, ये अभी समझो ना यार। देखो ये अपने पास में मैंने ब्लू कलर से मायोसिन बना लिए, ठीक है। ये है अपने पास में मायोसिन, ठीक है। अब भाई हमने देखा एक्टिन को बीच में से जो लाइन काट रही थी उसको हमने कह दिया जेड लाइन, वहीं पे जो मायोसिन को बीच में से लाइन काट रही है उसको हम कह देते हैं एम लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको हमने कह दिया एम लाइन। जिस लाइन ने एक्टिन को काटा उसको हमने कह दिया जेड लाइन, जिस लाइन ने मायोसिन को काटा उसको हमने कह दिया एम लाइन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब देखो अब तो बस थोड़ा सा बचा है। देखो यार हम क्या कह रहे हैं, ये जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया है ना, ये अपने पास में दो जेड लाइन है दिख रहा है, इन दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, पोर्शन है, उस पूरे को हम कहते हैं सार्कोमेर, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच का जो भी एरिया है उसको हम कहते हैं सार्कोमेर,
इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ज़रा एक बात बताओ यार, ये आपको दिख रहा है? थोड़ा सा ना मैं इसको और वैसे कर देती हूँ ताकि क्लियरली दिखे आपको चीज़ें। अब ठीक है। देखो अब ना ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ इस चीज़ को और विजिबल हो जाए। यस, देखो अब आप एक बात देख पा रहे हो भाई, ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको हम एक्टिन कह रहे हैं, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको हम मायोसिन कह रहे हैं। अब ज़रा एक चीज़ देखो, मैं जो लाइन बना रही हूँ ना उसको देखना ज़रा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो एरिया है, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पूरा पार्ट, इसको भूल जाओ, इधर वाले पार्ट को। अब देखो जो दिख रहा है ना पार्ट, उसको देखो। एक सेकंड यार, मेरा माइक हिल जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मायोसिन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे तो बस रेड लाइन है, और रेड लाइन क्या होती है? एक्टिन होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो अपना पोर्शन है इतना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है ना? यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? वहीं पे इस साइड भी सेम चीज़ है यार, दोनों साइड सेम ही है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी हमें बस रेड लाइन दिख रही है, यानी कि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिन वाला रीज़न है ना? तो देखो, ऐसा रीज़न जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है, ऐसा रीज़न जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं आई बैंड। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सिर्फ हमारे पास में एक्टिन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? आई बैंड। ठीक है, और अगर आई बैंड सोच रहे हो या आई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फुल फॉर्म होती है आइसोट्रोपिक बैंड। इतना समझ में आ गया? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है उसको हमने कह दिया आई बैंड। अब यहाँ पे भी यार वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि वही चीज़ है, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिख देते हैं। इसको भी हम आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और चीज़ देखो। अब ज़रा यहाँ पे देखो, इतने पोर्शन के अंदर देखो, ये जो पोर्शन है अपना यहाँ से यहाँ तक का, ध्यान से देखना आप, ये जो आपके पास में इतना पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना बीच में, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमें रेड लाइन भी दिख रही है, यानी कि यहाँ पे हमें एक्टिन भी दिख रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे हमें ब्लू लाइन भी दिख रही है, यानी कि इसी जगह पे हमें हमारा मायोसिन भी दिख रहा है। इतने पोर्शन के अंदर हमें एक्टिन भी दिख रहे हैं, मायोसिन भी दिख रहा है। तो यार जहाँ पे हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों दिखते हैं उसको हम क्या देते हैं? ए बैंड। ए बैंड की फुल फॉर्म पूछे अगर कोई तो होती है एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, लिख देती हूँ मैं इस चीज़ को। ये वाला जो पूरा पोर्शन है इतना, यार यहाँ पे हमें ये रेड लाइन भी दिख रही है, ब्लू लाइन भी, यानी कि यहाँ पे हमें एक्टिन भी देखने के लिए मिल रहा है और मायोसिन भी। तो इसको हम क्या देते हैं? ए बैंड। ठीक है, और फुल फॉर्म होती है एन आइसोट्रोपिक बैंड। इतना तो समझ में आ गया। अब यार वहीं पे एक और चीज़ देख लो, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इतना जो पोर्शन है अपने पास में, ये क्या यहाँ पे आपको कोई भी रेड लाइन दिख रही है? नहीं। अब ये मत सोचना ये ऊपर रेड लाइन है, ये तो मैंने लेबल किया है ना ये बैंड को, इसे छोड़ो। क्या आपको कोई भी आपको रेड लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही, सिर्फ ब्लू लाइन। और ब्लू लाइन क्या होती है? मायोसिन। यानी कि ऐसा पोर्शन, ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एच जोन। तो इतने वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एच जोन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अपना पूरा सार्कोमेर का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अब ये मैंने क्यों बताया, हवा के नहीं बताया यार, मतलब मज़े के लिए नहीं। अभी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है ना, तो यार देखो अब तो कुछ नहीं बचा। अब मैं सीधा सीधा आपको बताती हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता क्या है। इसके लिए आपको ट्रोपोनिन, एक्टिन वगैरह का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो अपने पास में हमने कल देखा था, ये अपने पास में कुछ एक्टिन इस तरीके का होता है। ठीक है,
दोबारा से अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ उस चीज़ को। यार देखो हमें क्या करना है यार, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे के साथ में चिपकना है, ठीक है, एक दूसरे को कह सकते हैं हग वगैरह करना है एक्टिन और मायोसिन को। जब ये हो जाएगा तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यार एक बात समझो, ये अपने पास में एक्टिन है, ठीक है, ये अपने पास में एक्टिन का स्ट्रक्चर है। हमें एक बात पता है कि एक्टिन के साथ में ही ना इस तरीके से हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन होता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना तो पिछली वीडियो देख लो, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाली जो टॉपिक वाइज वीडियो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग दिख जाएगी, वो पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन है। यहीं पर ही हमें एक और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। कुछ इस तरीके से ट्रोपोनिन बैठा हुआ है। अब हमें एक बात पता है यार, देखो ये एक्टिन है, एक्टिन अगर मायोसिन से मतलब चिपकना चाहता है तो इसको क्या करना होगा यार, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में देखते होगे, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए सीट बचा के रखते हो, ठीक है, वहाँ लेकिन देखो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए सीट बचाई ताकि वो आपके साथ में आके बैठे, वहीं पे यार कई बार ऐसा होता है कि कोई और बच्चा आके वहाँ पे ज़बरदस्ती बैठ जाता है। तो एक बात बताओ, जब कोई और आके बैठ जाएगा उस सीट पे तो आपका दोस्त तो नहीं बैठ पाएगा आपके साथ में, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है यार। देखो ये मैंने आपको कल बताया था, ट्रोपोनिन की 3 साइट होती हैं, आई साइट, टी साइट, सी साइट, ऊपर दिख भी रहा होगा। जो आई साइट होती है वो क्या करती है, देखो यहाँ पे ना मान लो ये जगह है, ठीक है, ये एक्टिन का ये रीज़न जो है इसको हम मायोसिन बाइंडिंग साइट कह रहे हैं, यानी कि इस जगह पे मायोसिन को आके बैठना है, मायोसिन यहाँ पे आके चिपकेगा एक्टिन के साथ में, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हो क्या जाता है, ये जो ट्रोपोनिन है ना ये आके बैठ जाता है। अब अगर ट्रोपोनिन बैठ गया यहाँ पे तो मायोसिन बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो फिर क्या करना है हमें, अल्टीमेटली हमें पता है कि एक्टिन के ऊपर ना ये ट्रोपोनिन बैठा हुआ है, हमें क्या करना है, ट्रोपोनिन को एक्टिन से हटा देना है। जब एक्टिन से ट्रोपोनिन हट जाएगा तो वही जगह खाली हो गई, अब मायोसिन आराम से आके बैठ सकता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अभी हमारा एक काम है करना है, हमें हमारा एक ही गोल है कि हमें इस ट्रोपोनिन को हटाना है। अब हम इस ट्रोपोनिन को कैसे हटाएंगे ये समझो। देखो यार हमारे पास में क्या होता है, ये अपने पास में मसल सेल है, ठीक है, ये हमारे पास में मसल सेल है। मसल सेल के अंदर ना हमारे पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, आपने पढ़ा है एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यार ये मसल सेल के अंदर ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम प्यार से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने लग जाते हैं, बस ये चीज़ है। यार देखो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये क्या करती है, ये कैल्शियम को स्टोर करती है, यानी कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें एक बात पता है कि जो हमारे पास में ट्रोपोनिन है ना उसके पास में एक सी साइट होती है, यानी कि कैल्शियम से बाइंड करने की साइट होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अरे यार मैंने वीडियो स्टॉप की थी, अब फिर भी समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। देखो यार होता क्या है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। हमने कहा भाई देखो ये मसल सेल है, मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ना कैल्शियम स्टोर करके रखती है अपने अंदर। अब हमारा भाई एक ही काम है, एक ही मोटिव है कि हमें इस ट्रोपोनिन को यहाँ से हटाना है। वो कैसे हटेगा भाई, हमें एक बात पता है कि ये जो ट्रोपोनिन है ना ये कैल्शियम से बाइंड कर सकता है। तो अब देखो होता क्या है, एक ना प्रोसेस चलता है, ठीक है, मशीन जैसा कुछ चलता है। क्या होगा कि अपने पास में ना हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मैं यहाँ बनाती हूँ इस चीज़ को, यार रुको, ये अपने पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है, ठीक है। अब क्या होगा यार, ऊपर ना CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देगा, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम हमें पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं एसेटाइल कोलिन, ठीक है, एसेटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो अब जब ये एसेटाइल कोलिन आएगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास में उसको कहते हैं पोटेंशियल, हमारे पास में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ये जो हमारे पास में एसेटाइल कोलिन है एक तरह से कह सकते हैं कि करंट जैसा कुछ जनरेट होगा, और फिर वो क्या करेगा, वो पूरा करंट जो है ना पूरे इस मसल सेल की, ये मसल सेल है, हमें पता है कि जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना।
पढ़ चुके हैं ये सेल वाले चैप्टर में। इस जो सेल की बाहर वाली लेयर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन यार जो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। तो ये सार्कोलेमा है, हम कह रहे हैं वो जो करंट जैसी चीज़ है ना वो इस पूरे सार्कोलेमा में फैल गई। अब जब ये पूरे सार्कोलेमा में फैल गई तो ये यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक भी पहुँच गया ये करंट। तो जब ये करंट यहाँ तक पहुँचा ना तो ये क्या किया, इसको करंट लगा तो ये फट गया, ठीक है। और जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फट जाएगा तो जितना भी कैल्शियम इसके अंदर था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे मसल सेल के अंदर कैल्शियम फैल गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, अब देखो ये ही जो कैल्शियम है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया कैल्शियम, ठीक है भाई, कैल्शियम आ गया। अब ये जो कैल्शियम है भाई ये ट्रोपोनिन की कमज़ोरी है, ठीक है। अब भाई एक तरह से ऐसा है कि मान लो आपने अपने दोस्त के लिए सीट बचाई थी, वहाँ पे कोई आके बैठ गया खड़ूस सा बच्चा, ठीक है। अब आप टेंशन ले रहे हो भाई क्या करूँ, मेरे को तो अपने दोस्त के साथ में बैठना था। फिर क्या हुआ, फिर वो जो बैठा था ना आपके साथ में आके उसका भी बेस्ट फ्रेंड आ गया, ठीक है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है तू अब यहाँ पे बैठा है, मैं कहाँ अकेले बैठूंगा। तो फिर वो कहता है जो आपके साथ में बैठा था बच्चा खड़ूस वाला, वो कहता है चलो यार मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में जा रहा हूँ। तो ये जो कैल्शियम है और ट्रोपोनिन है ना ये बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। तो अब क्या किया, जैसे ही इसका बेस्ट फ्रेंड आ गया ट्रोपोनिन का, तो ये इसने क्या किया, ये इसके साथ में चिपक गया, ठीक है। अब मैं बड़ा करके बना देती हूँ। ये अपने पास में यहाँ पे कैल्शियम आया तो ये ट्रोपोनिन इसके साथ में बाइंड कर गया, ठीक है। जब ये बाइंड कर गया और हमें पता है ये साइड, एक जो ट्रोपोनिन की साइड है वो कैल्शियम से जुड़ गई, लेकिन एक जो साइड होती है ना ट्रोपोनिन की वो मायोसिन से भी, ट्रोपोमायोसिन से भी जुड़ी होती है। ये होती है अपने पास में टी साइड, ये सी साइड है या आई साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके साथ में भी बाइंड करती है। तो जब ये इसके साथ में बाइंड कर गई, अब ये जा रही है उठ के, कहाँ पे जा रहा है भाई, ये जो अपने पास में मॉलिक्यूल है ये जा रहा है अपने दोस्त के साथ में कहीं और बैठने, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो इसके साथ में ये भी चला जाएगा, ट्रोपोमायोसिन भी। तो इनकी ना शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा और यही करना था। फिर यार यहाँ से क्या होगा, ये ट्रोपोनिन पूरा मॉलिक्यूल जहाँ यहाँ पे फंसा हुआ था और यहाँ पे बैठना किसको है, मायोसिन को आके। तो ये थोड़ा सा हिलेगा, ये जाएगा यहाँ से, तो यानी कि मायोसिन के लिए जगह वापस से खाली हो जाएगी। और यही तो होना चाहिए था, ये तो चाहते थे, ठीक है। बस अब ये चीज़ हो गई, यानी कि अब एक्टिन हो गया फ्री। एक्टिन ने वही पूरी जगह वगैरह बचा के रखी हुई है अपने दोस्त मायोसिन के लिए। अब मायोसिन की हालत देख रहे थे, मायोसिन का क्या है। तो मायोसिन में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, देखो ये रहा अपने पास में मायोसिन। मायोसिन कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हेड वाला पोर्शन होता है, ये शॉर्ट आर्म होती है, ये टेल होती है। मायोसिन में क्या होता है यार, यहाँ पे ना दो साइड्स होती है, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है अपने पास में, दोनों जगह पे ही होती है, एक होती है अपने पास में एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। नाम से भी तो लग रहा है, एटीपी बाइंडिंग साइट एटीपी से जुड़ने के लिए और एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन से जुड़ने के लिए। अब यार ये क्या करेगा, मोटा पर्सन है भाई, इससे जल्दी नहीं चले फिरा जाता, ये इसने तो भाई जगह वगैरह खाली कर ली एक्टिन ने। अब एक्टिन कह रहा है भाई इसको कॉल करके कहाँ तक पहुँचा है, मैंने तो जगह वगैरह भी खाली करके रखी हुई है, देख लिए। तो मायोसिन कहता है भाई मेरे को थकान हो रही है। अब जिन्होंने मोटू पतलू देखा होगा तो उन्हें पता है मोटू क्या कहता है कि मेरे को समोसे चाहिए तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, उसी तरीके से इसका हाल है। ये कह रहा है मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को एटीपी चाहिए तभी मैं चल के आ सकता हूँ। तो अब क्या होगा भाई, ये जो एटीपी है ना ये एटीपी टूट जाएगी, एटीपी टूटेगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब वो यानी कि समोसे खा लेगा ये अपना मोटू, तो एनर्जी रिलीज़ हुई तो भाई अब ये चल के उसके पास में आ जाएगा। जब ये दोनों, और फिर यार ये दोनों मिल जाएंगे बस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। यही करना था हमें, समझ में आया पूरा। देखो मेरे को पता है, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं आया तो आप, यार मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर की, आपको दिख जाएगी, उसमें ना आपको हेडिंग दिखेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो देख लेना बहुत अच्छे से। मैंने पता है काफ़ी सही तरीके से समझाया, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा के, काफ़ी धागे वाके दिखा के, माला वाला दिखा के समझाया उसमें, ठीक है, वो देख लेना। तो इस तरीके से अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से ना आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे
ये जो हमने अभी अभी पढ़ाया ना, ये अपने पास में ए बैंड वगैरह सार्कोमेर। देखो यार कुछ ना चेंजेस होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में सार्कोमेर ऐसा था, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तब क्या होता है, तो वो ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो सार्कोमेर है, सार्कोमेर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वहीं पे जो अपने पास में आई बैंड होता है, इसकी भी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो अपना एच जोन होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ए बैंड जो होता है ना, उस पर नो इफेक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्शन से यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दिख रहा है ये चीज़, आई होप कि समझ में आ गई हुई चीज़। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था। तो देखो यार, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डायमेंशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनअफेक्टेड। हमसे कह रहा है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या चीज़ अनइफेक्टेड है। तो मैंने अब ये भी बताया कि जो ए बैंड होता है वो बिल्कुल उस पर कोई असर नहीं होता, वो अनइफेक्टेड होता है। और ए बैंड को ही हम एनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एनआइसोट्रोपिक बैंड। ये देखो ये लिखा है एनआइसोट्रोपिक बैंड, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, चलो अब उसके बाद में आ जाओ अपने पास में नेक्स्ट पे। अब हमसे बोला है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन मैक्रोफेजेस फाउंड इन टिश्यूज आर। यार देखो ये तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन है। होता क्या है, ये मैं यहीं पे ही बता रही हूँ आपको। यार हमें लोकोमोशन करनी है, ठीक है, तो हमें अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 ऑर्गन्स के बारे में एनसीईआरटी ने गिवन बता रखा है। तो देखो यार सबसे पहले तो यार हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ जो सेल्स होते हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। अब सोच रहे हो कि अमीबॉइड मूवमेंट कैसे, यार बेसिकली वो क्या करते हैं, उन जैसे कि हमारे पास में WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। हमने पढ़े हैं वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये वो पढ़ चुके हैं। अभी उनके बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे भाई देखो हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कौन अमीबॉइड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो हमें पता है अमीबॉइड मूवमेंट जो है ना वो 2 तरह के सेल्स करते हैं हमारी बॉडी में, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजिस। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजिस अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अमीबॉइड मूवमेंट होती क्या है यार, आपने देखा होगा अमीबा कैसे चलता है, स्यूडोपोडिया होता है उसके पास में, उसकी वजह से मूव करता है। तो यही चीज़ है। वहीं पे दूसरी तरह की जो मूवमेंट होती है वो होती है अपनी फ्लैजुला की हेल्प से, यानी कि और फ्लैजुला की हेल्प से हमारे पास में कौन मूव करता है, जैसे जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, वो फ्लैजुला की हेल्प से मूव करते हैं। वहीं पे कुछ मूवमेंट होती है सीलियरी मूवमेंट, जहाँ पे सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होती है। तो सीलियरी मूवमेंट कहाँ पे होती है यार, सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ट्रैकिया के अंदर। आपने देखा होगा यार कभी आपको कफ वगैरह आती है, मतलब आपके माउथ में से कफ वगैरह सी आती है, तो वो किस वजह से आती है, जो सीलिया होते हैं ना यार, सीलिया ऐसे फिंगर की तरह होते हैं और वो ऐसे 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 चल के ना आपके गले में से कफ को आगे आगे धकेल देते हैं आपके मुंह की तरफ में, और फिर वो कफ आपके माउथ से निकल जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और उसी तरीके से जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती है, तो उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी हमारे पास भी सीलिया होता है। क्या काम करता है, कैसे करता है, ये आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लो। तो समझ में आया होता क्या है यार, देखो हमारे पास में एक होती है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट WBC करते हैं ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस, सीलियरी मूवमेंट ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब में, फ्लैजुला वाली हमारे पास में स्पर्म्स वगैरह में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भाई बताओ मैक्रोफेजेस के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है। और अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर क्या होता है भाई, अमीबा किस तरीके से मूव करता है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से, तो इसका आंसर होगा स्यूडोपोडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स, आई हैव स्ट्राइप्ड मसल्स। चलो मैं बताती हूँ ये क्या क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है। बेसिकली यार यहाँ पे हमारे पास में 3 तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स कह रही हूँ, मसल्स होते हैं। 3 तरह के मसल्स होते हैं, कौन कौन सी 3 तरह के, एक होते हैं अपने पास में स्केलेटल मसल, एक होते हैं हमारे पास में स्मूथ मसल, और होते हैं कार्डियक मसल। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है।
हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्केलेटल मसल्स के बारे में, ठीक है। बाकी इन तीनों के बीच में हमने डिफरेंस कर चुके हैं हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर, मैंने इस चैप्टर में भी कराया है, बट यार ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ पे नहीं करा रही वो, चलो मैं तीनों के करा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में क्या होता है? स्केलेटल मसल सबसे पहले ये समझो, स्केलेटल मसल मिलता कहाँ पे है? जो भी आपकी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, ठीक है, आपका मुंह हो गया, जब आप चलाते हो तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने कंट्रोल में है। और एक चीज़ समझो, जो अपने कंट्रोल में होती है ना चीज़ें, उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। तो हम कहते हैं जो स्केलेटल मसल होते हैं ना वो वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब मिलते कहाँ पे हैं? जैसे कि आपके हैंड्स वगैरह हो गए, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इस मसल के कुछ फीचर्स होते हैं। ये जो मसल होता है ना, इसमें ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे डार्क, फिर से लाइट बैंड, लाइट और डार्क को पहले मैं बनाई हूँ। यहाँ पे ना हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये लाइट बैंड हो गया, ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। यार ये लाइट और डार्क बैंड क्या है? जो अभी हमने एक्टिन और मायोसिन पढ़ के आए हैं वही चीज़ है। ये जो लाइट बैंड है वो एक्टिन है और जो डार्क बैंड है वो मायोसिन है। इतना समझ में आ गया? तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्राइएशंस। तो हम कहते हैं यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो अपने पास में स्केलेटल मसल है इनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो स्मूथ मसल के अंदर क्या होता है। स्मूथ मसल जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये विसरल ऑर्गन में मिलते हैं, ठीक है। वहीं पे इनके पास में स्ट्राइएशंस, इनके पास में प्रेजेंट थी, इनके पास में एब्सेंट है स्ट्राइएशन। फिर थर्ड टाइप के जो सेल्स आते हैं वो होते हैं कार्डियक। कार्डियक का मतलब समझ रहे हो? हार्ट वाले सेल्स। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज़ होता है। जो मसल हमें हार्ट के आसपास देखने के लिए मिलते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल। अब ज़रा मेरे को एक बात बताना, आपका दिल आपके कंट्रोल में है? बताओ ज़रा। नहीं है यार, आप बोलते हो दिल तो बच्चा है, ये वो फलाना निकाना, ठीक है। दिल मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता। तो यार जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है। अब मिलते कहाँ पर है? हमारे हार्ट के पास में, दिल के पास में मिलते हैं। वहीं पे इनके पास में भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ अपना डिफरेंस था इन तीनों मसल्स के बीच में। आप देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भाई देखो हमारे पास में ये बोल रहा है आई एम अ प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन। ये मसल अपने बारे में बता रहा है, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, उसी तरीके से मसल कह रहा है भाई मैं काफ़ी सारी लोकोमोशन करने में हेल्प करता हूँ, मैं एक स्ट्राइप्ड मसल हूँ, यानी कि मेरे अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन बना रखा है? मसल इंट्रोडक्शन दे रहा है, कह रहा है कि मैं एक स्ट्राइप्ड मसल हूँ, ठीक है। वैन ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप माई एक्टिविटीज़ आर अंडर दी वॉलेटिकल, यानी कि मैं मतलब मेरी जो एक्टिविटीज़ है बेसिकली मेरे को कंट्रोल किया जा सकता है, वॉलेंट्री है ये, मेरे को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हु एम आई? बताओ। तो ऐसा तो एक ही सेल है जिस स्ट्राइएशन किसके पास में प्रेजेंट है? कार्डियक मसल। और स्ट्राइएशन किसके पास में है? स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वॉलेंट्री भी है। वॉलेंट्री तो बस हमारे पास में स्केलेटल मसल है, तो इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल। अब आपको पता होना चाहिए स्केलेटल मसल कहाँ मिलता है। कार्डियक मसल तो यार अपने पास में वहाँ मिलते हैं दिल में, तो ये तो नहीं है। इरिस में अपने पास में नहीं, ये नहीं मिलते, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है ये। विसरल मसल्स तो वो ही हो गए अपने पास में। स्मूथ मसल, बाइसेप्स जो आपके हाथों में डोलों में मिलते हैं वो यही होते हैं स्केलेटल मसल, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम मतलब ये वाला जो टॉपिक है बोन्स वाले टॉपिक से है, ये हम पढ़ चुके हैं। पेक्टोरल गर्डल से पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बताओ एक्रोमाइन प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो ये बात हमें पता है, ये क्लेविकल में होता है। अब यहाँ पे बताओ क्लेविकल बोन कौन सी है? ये वाली है क्लेविकल बोन, ट्रायंगुलर शेप बोन होती है ना, तो इसका बी होगा आंसर, ठीक है। स्कैपुला इसे हम बोलते हैं स्कैपुला, सॉरी क्लेविकल बोल रही हूँ मैं, स्कैपुला, ठीक है। क्लेविकल तो ये वाली है, ये क्लेविकल है, ये अपने पास में रिब्स हैं, ये अपने पास में ह्यूमरस है, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट दैट द पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल्स दैट मूव टू शॉर्टन अ मसल आर दूस। यार देखो यहाँ पे हम ये जो हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन है
यहाँ पे हमसे कह रहा है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन से मसल मूव करते हैं शॉर्ट, हमारी सार्कोमेयर शॉर्ट होती है तो वो कौन से मसल मूव करते हैं, एक्टिन करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर एक्टिन होगा। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, आयंस एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन आर स्टोर्ड इन। एक बात बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि आयंस हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। कौन से आयंस, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है ना, वही तो आता है, फिर सारी वो प्रोसेस चालू होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। हमसे कह रहा है तो ये जो आयन है जो ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम, ये कहाँ पे स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, हमें पता है, तो इसका आंसर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है दी न्यूरोट्रांसमीटर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा शायद, देख लो भाई, देख लो, दी न्यूरोट्रांसमीटर यूजुअली रिलीज बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। मैंने बताया था ना भाई, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो कब होता है, जब हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। हमें उसी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है, वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन, मैंने बताया भी था, ये नीट में पूछा भी गया, नीट PYQ, एसिटाइल कोलिन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने पास में क्वेश्चंस लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के। हमने सारे ही क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं आया हो कुछ समझ तो आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे माफ़ करना और बता देना भाई कि हमें नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, तो मैं फिर उस चीज़ को ध्यान में रखूँगी, आगे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी आपको। अपना फीडबैक शेयर करना कमेंट में कि भाई हाँ हमें समझ में आया, नहीं आया, कितना नहीं आया। 10 में से रेटिंग दे सकते हो आप। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आप पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते रहते हो तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर देना। उससे क्या होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अब भाई मेरी हेल्प कैसे होगी, क्योंकि देखो यार, ऑफकोर्स ये मेरा चैनल है, मेरे को इसको ग्रो करना है, मेरे को चाहिए कि मेरे पास में सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर मैं दोबारा से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कैसे, देखो यार होता क्या है, यूट्यूब की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि यूट्यूब बोलता है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तभी आप लाइव क्लासेस ले पाओगे, तभी आप अपने PDFs वगैरह शेयर कर पाओगे, तभी आप कम्युनिटी पोस्ट कर पाओगे। तो इससे क्या होता है यार, लाइव क्लासेस आपको पता है बेनिफिशियल तो होती हैं, ठीक है। वहीं पे आप बोलते रहते हो PDF शेयर कर दो, नोट्स की PDF शेयर कर दो, क्वेश्चंस की, तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं वो सब कर पाऊँगी। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपकी क्विज़ ले सकती हूँ, टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार चाहिए होती हैं, तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना इस चीज़ को। और अगर नहीं कर सकते वीडियो शेयर वगैरह तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता दिया करो कि कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, या फिर अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, या कुछ भी बोलना हो बोल सकते हो, ठीक है। सारी फ्रीडम दे रखी है हमने आपको। तो ये था अपना चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हमने थ्योरी भी प्रोवाइड कर दिया आपको, इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, इसके डिटेल क्वेश्चन भी हमने प्रोवाइड कर दिए, इसका वन शॉट भी प्रोवाइड कर दिया। साथ ही में हमने शॉर्ट्स वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए मैंने। एक शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन समझा देते हैं आपको जल्दी से लिख के, ठीक है। तो इतना सारा कंटेंट दे दिया एक चैप्टर के लिए, मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा इस चैप्टर में हम कुछ कर सकते थे। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, NCERT रीडिंग, लेकिन वो मैंने आपको बोला है वो हम लेके आएंगे थोड़े टाइम बाद, जब हमारे एटलीस्ट 100 या फिर 150 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब हम NCERT रीडिंग वाला सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो बस जल्दी से करवा दो सब्सक्राइबर्स, ठीक है। बस थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड येस प्लीज़ कम अगेन टू आवर YouTube चैनल, एंड येस थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।